नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, CFO अपनापैसा.com। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में बलवंत साहब। और आइए देख लेते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है। व्यूअर्स की तरफ से जो क्वेरीज हैं, जब हम लोन मार्केट का जायजा ले रहे हैं, जिनको हम इंक्लूड कर रहे हैं, आइए उस पर एक निगाह डालते हैं। तो जिन प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं उसमें एजुकेशन लोन सेंट्रिक क्वेरी है, साथ ही साथ पर्सनल लोन का भी हम जायजा लेंगे और बिजनेस के लिए लोन चाहिए कि इंडिविजुअल को, इस पर भी बातचीत होगी। शो में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने प्रश्न हम तक भेजने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। moneyguru@zenetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं शो में हिस्सा लेने के लिए। और SMS के जरिए आप ज्वाइन करना चाहें तो आज क्योंकि बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर, तो आप पहले लिखिएगा कर्ज मोबाइल के मैसेज बॉक्स में, स्पेस देने के बाद बाकी डिटेल्स हमें 57575 पर आप SMS कर सकते हैं। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। त्रिपुरा से पहला प्रश्न हम इंक्लूड कर रहे हैं। समृत जी का ये प्रश्न है और इनका जो क्वेरी है वो एजुकेशन लोन पर है। आपका स्वागत है, आप प्लीज बताइए, सवाल बताएं। हाँ जी, मेरा सवाल वही है, मैं एजुकेशन लोन लेना चाहता हूँ SBI के जरिए। मेरा वहाँ पे अकाउंट भी है, तो मैं MBA करना चाहता हूँ। ठीक है, मणिपाल से मेरा बात हुआ, तो अभी यही बात है कि मैं एक्चुअली में काम भी करता हूँ, तो इसमें मैं MBA करना चाहता हूँ, डिस्टेंस में करना चाहता हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए लोन मिल सकता है कि नहीं? डिस्टेंस एजुकेशन के लिए तो एजुकेशन लोन मिलने में प्रॉब्लम होगी बलवंत साहब। क्योंकि रेगुलर कोर्सेज वगैरह के लिए तो होता है, वहां पे आपका एडमिशन हुआ मतलब कंप्लीट फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती हैं। लेकिन डिस्टेंस लर्निंग के लिए तो एजुकेशन लोन मिलना मुश्किल है। देखिए समृत साहब, ऐसा है कि जो बैंक्स वगैरह जो एजुकेशन लोन है वो रेगुलर कोर्सेज के लिए देती है। जो ये डिस्टेंस एजुकेशन, जो पत्राचार का कुछ कोर्स करना चाहते हैं, तो एजुकेशन लोन तो मेरे हिसाब से इनको मिलना मुश्किल है। पर दूसरे विकल्प के रूप में ये या तो पर्सनल लोन ले सकते हैं, या अगर इनके पास कोई सिक्योरिटी देने को हो तो सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। परंतु एक बात उनको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो लोन लेते हैं उसमें जो मॉरेटोरियम है एजुकेशन के पीरियड का, वो एप्लीकेबल नहीं है, तो उनको लोन का सर्विसिंग भी तुरंत चालू करना पड़ेगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एजुकेशन लोन के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। भले पर्सनल लोन में तो वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, पर सिक्योर्ड लोन में भी एजुकेशन लोन से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इनको। बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन लोन काफी आसान शर्तों पर मिलता है, काफी इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर, और क्योंकि उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, दूसरे ऑप्शंस रहेंगे जो कि जिस तरह से पूरा वर्क करेंगे वो आपके समक्ष रखे गए हैं। ऑल द बेस्ट। आइए अगला सवाल आप शामिल करते हैं। गुड़गांव से सवाल है और प्रश्न पूछने के लिए अभिषेक सिंह इस समय लाइन पर हैं। इनका सवाल पर्सनल लोन सेंट्रिक है। आपने मेंशन किया है आप ऑलमोस्ट 1.80 लाख का पर्सनल लोन चाह रहे हैं, करीब 2 लाख का। तो इसमें आप बताना चाहेंगे हमें आप का सैलरी अकाउंट कहां पर है? HDFC बैंक। एंड वेयर आर यू वर्किंग एग्जैक्टली? इट्स कंपनी नेम इज कॉल्ड मर्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यू हैव बीन देयर फॉर हाउ लॉन्ग? फ्रॉम लास्ट ईयर नवंबर। ओके, आप टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं? हाँ, वो कंपनी में बाय डिफॉल्ट हो जाता है। ओके, एंड किसी प्रकार से कोई पहले लोन आपने लिया है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट लोन होगा। ओके, आपको इसमें हम राय दिलाने की कोशिश करते हैं। इसमें बलवंत साहब आप कैसे इनको बताएंगे? पर्सनल लोन में बैंक्स काफी कुछ चेक करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, काफी हायर साइड पर रहेगा। आप इनको कैसे राय देना चाहेंगे? देखिए सिंह साहब, ऐसा है कि नॉर्मली जो पर्सनल लोन है वो बैंक 4 से 5 साल के लिए देती है, और जैसे सौरभ जी ने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहती है दूसरे बाकी सब लोन के मुकाबले में, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन रहते हैं। आप जहां पे काम करते हैं उसके हिसाब से आपको 18% से 22% के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा आपको। परंतु लोन देने के पहले बैंक है आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो जरूर मंगाएगी, और अगर आपका कोई पास में कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं है, और दूसरा कोई अगर आपका पैरेलल लोन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आपकी इनकम के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। और जो आपको 1.8 लाख का चाहिए, आपका जो इनकम का फिगर मेरे पास में है उसके हिसाब से आपको 2 लाख तक का लोन आराम से मिल सकता है। राइट, तो इस तरह से आपका जिस तरह से सैलरी अकाउंट है उसी को आप अप्रोच करें और प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आप बढ़ें। ऑल द बेस्ट अभिषेक। आइए अब हम अगले सवाल का मूव करते हैं जो मेल के जरिए है। ये प्रश्न मुंबई से है। प्रश्न JS गुप्ता साहब का है। इन्होंने मेंशन किया है ये सीमेंट बिजनेस में है और इनको उस बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए 10 से 15 लाख का लोन चाहिए।
इन्होंने मेंशन कि एक प्रॉपर्टी है इनकी गोरखपुर में, जिसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू इनके अकॉर्डिंगली 40 लाख है, उसके अगेंस्ट भी ये लोन ले सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया है। इसमें इनसे बात हो पाती, कुछ और हम डिटेल्स चेक कर पाते, लेकिन बलवंत साहब फिर भी जिस तरह से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो एक तरफ है प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने इनकम लेवल जो अपने पर एनम मेंशन किए है 2 लाख। ऐसे में एक तरफ प्रॉपर्टी की कॉस्ट और दूसरी तरफ जो रीपेइंग की जो कैपेसिटी, जो इनकी क्षमता है, वो भी देखा जाएगा, सब चीजें मतलब कंसिडर की जाएंगी। तो इन दैट केस आप कैसे इनको सलाह देते हैं? देखिए सौरभ जी, गुप्ता जी को अगर प्योर ये जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है, जो मॉर्गेज लोन है, तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 40 और 60% के बीच में मिल सकता है, और मैक्सिमम जो लोन है वो उनकी जो साल की जो इनकम है 2 साल के बराबर मिल सकता है। परंतु चूंकि अगर उनको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो अगर ये जहां पे इनका बैंक का अकाउंट है वहां पे अगर अप्रोच करें और प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सबमिट करें, तो हो सकता है ज्यादा लोन मिलेगा, पर वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी है वो कोलेटरल रख के लोन लेंगे। पर मेरा सुझाव रहेगा कि कोई भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड आदमी हो, उसकी मदद लेवे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करें, आपके जो लोन का टेन्योर है, जितने टाइम के लिए लोन चाहिए, उसमें आपका कैश फ्लो कितना होगा, आप उसको लोन को कैसे सर्विस कर पाएंगे, अगर ये सब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बता सकते हैं और फ्यूचर इनकम अगर बता सकते हैं, तो आपको ज्यादा लोन भी मिल सकता है। परंतु अगर प्योर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको एलिजिबिलिटी 4 लाख के आसपास ही बैठती है। जी, तो इस तरह से ये प्रोसेस वर्क करेगा। अभी हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हम बातचीत आज लोन के बाजार पर कर रहे हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन मार्केट को हम चेक कर रहे हैं। हम ब्रेक लेकर कई और प्रश्न हैं उनको हम शामिल करेंगे ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक। आज बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। आइए अब हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं। ये अगला सवाल जो हम ले रहे हैं वो बीकानेर से है और सुरेंद्र कुमार जी का ये प्रश्न है। देखते हैं इनकी तरफ से क्या सवाल आया है। ये हम स्क्रीन पर इनकी तरफ से क्वेरी ले रहे हैं जो उन्होंने भेजी है और इनसे आइए अब संपर्क भी स्थापित हो चुका है। सुरेंद्र साहब बताइए, आप इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली आप जानना चाहते हैं, प्लीज बताएं। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था सर, मैंने SDFC से हाउस लोन ले रखा है जी, और 3 साल हो गए इस लोन को। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1% की जो छूट मिलती है लोन के ब्याज में, तो वो मुझे आज तक नहीं मिली है। मुझे इसके लिए कहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा? आप बताएंगे एग्जैक्टली किस डेट को ये डिस्पोजल स्टार्ट हुए थे? हाँ जी, आप एग्जैक्टली तारीख बता सकते हैं कब ये आपका ये होम लोन का पूरा ये प्रोसेस हुआ, डिस्पोजल्स कब शुरू हुए? प्रोसेस सर वो अप्रैल, आज से 3, अभी अप्रैल में 3 साल हो जाएंगे सर। आप अप्रैल 2009 की बात कर रहे हैं? हाँ जी। लेकिन ये तो उसके बाद अनाउंसमेंट हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल कैसे हैं? हम आपको राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब, ये जैसे बात कर रहे हैं, इन्होंने 7.5 लाख का लोन का मेंशन किया है। अब उसमें 15 लाख तक का होम लोन और प्रोवाइडेड जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो 25 लाख को एक्सीड ना करे, तो इन दैट केस 1% का सबवेंशन है, जो अभी जैसे बजट में FM ने कहा कि हम उसको 1 साल के और एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये जो डेट बता रहे हैं वो तो पहले इन्होंने, उससे पहले ही इनका ये पूरा प्रोसेस हो चुका था, तो इन दैट केस ये तो उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए सुरेंद्र जी, ऐसा है कि जो 2009-10 का जो बजट आया था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ये इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब इंटरेस्ट सब्सिडी का स्कीम अनाउंस किया था। उसमें ऐसा था कि 1 अक्टूबर 2009 के बाद जो लोन लिया है किसी ने, जो लोन का वैल्यू 10 लाख और प्रॉपर्टी का वैल्यू 20 लाख से कम है, तो उनको 1% का इंटरेस्ट में बेनिफिट मिलेगा। जो पूरे साल में, अगले साल में जो 12 इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और बाद में ये जो वैल्यू है, लोन की वैल्यू बढ़ा के 15 लाख और 25 लाख कर दी गई है। परंतु चूंकि आपका लोन तो अप्रैल 2009 में लिया हुआ है, तो आपको वो एलिजिबिलिटी नहीं है। पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स है कि भाई प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है और लोन का वैल्यू कितना है, और उसके हिसाब से वो अपने आप आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देते हैं सब्सिडी का अमाउंट।
राइट, तो ये एग्जैक्टली जो डेट है वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसके बाद ये इंटरेस्ट सबवेंशन की जो स्कीम स्टार्ट हुई, तो उसके बाद अगर आप अवेल करते हैं तो आपको भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। आइए अब हम अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। होम लोन के इंटरेस्ट सबवेंशन के बाद अगली क्वेरी जो है ये पुणे से है। जावेद साहब का ये सवाल है और कार लोन पर इनकी तरफ से सवाल भेजा गया है। आप लाइन पर हैं जावेद साहब? हेलो जी, आप बताइए। आपने मेंशन किया है कार लोन 2005 में आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है, तो क्या एग्जैक्टली इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं? आप प्लीज थोड़ा सी डिटेल्स शेयर कर पाएंगे? हेलो, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूना से लोन लिया हुआ है कार लोन के लिए 84 मंथ के लिए जी। उसका इंस्टॉलमेंट है 83,263। उन लोगों ने मेरे से 84 चेक्स भी लिए हुए हैं। अभी मेरा पीरियड खत्म होता है और अभी बोलते कि वो हमने फ्लोटिंग रेट में किया हुआ है, आपको 25,000 रुपीज भरना है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ा उसका बर्डन मतलब आपको शेयर करना पड़ेगा आपके ऊपर, मतलब वो ये आप तो इसमें क्या एग्जैक्टली आप जानना चाह रहे हैं आपके अकॉर्डिंगली? मतलब ये इनिशियली जो पूरा आपका जब आपने कार लोन लिया था तो क्या एग्रीमेंट था, क्या आपको कहा गया था? उन लोगों ने मेरे को 84 चेक्स लिया, फिक्स करके बोल के उनके काउंटर क्लर्क ने 84 चेक्स लिया, 3,263 रुपीज का पर चेक है, 84 चेक्स लिया हुआ है। आपको राय दिलवाते हैं उस समय, मतलब आपके अकॉर्डिंगली आपको क्लियरली ये डिफाइन था कि इसमें और एक्सटेंशन नहीं होगा, मतलब ये फ्लोटिंग पर नहीं है आपके अकॉर्डिंगली, आपके पास रिटन में है? अभी मेरे पास स्टेटमेंट में जब मैं मंगाया ना अभी, तो उसने उनका एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने फ्लोटिंग का मेंशन किया हुआ है, लेकिन फिक्स के हिसाब से उन्होंने मेरे पास 84 चेक्स लिया हुआ है। नहीं, आपने खुद कहा एग्रीमेंट में फ्लोटिंग मेंशन्ड है। हाँ, अभी मेंशन मैंने देखा हुआ मंगाया ना स्टेटमेंट एग्रीमेंट आरटीए के राइट टू। आपने जो सवाल पूछा है ना, आपने खुद ही उसमें जवाब भी दिया है। अब बलवंत साहब आप बताइए। देखिए जावेद साहब, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने जो लोन लिया है, जब इनिशियल वो फिक्स पीरियड का लोन होगा कि भाई आपको उस टाइम जो रेट एप्लीकेबल होगी उसमें 84 महीने का जो पीरियड फिक्स होगा, और आपका अजम्पशन हो गया कि ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन है। आपकी बात से लग रहा है कि ये फिक्स रेट का नहीं है, फ्लोटिंग रेट का है। फिर भी मेरा सुझाव रहेगा कि आपका जो लोन एग्रीमेंट आपने साइन किया है उसको बराबर पढ़ लीजिए, उसमें देख लीजिए कि ये फिक्स रेट का लोन है या फ्लोटिंग रेट का है। नहीं बलवंत साहब, ये तो कह रहे हैं अगर लोन लिया हो, ये जैसे मेंशन कर रहे हैं एग्रीमेंट, नहीं, ये तो कह रहे एग्रीमेंट में फ्लोटिंग मेंशन्ड है। नहीं, मैं सुन पाया ऐसा कि ये जो उनके पास स्टेटमेंट है उसमें फ्लोटिंग कहीं लिखा हुआ है। अगर एग्रीमेंट में फ्लोटिंग लिखा हुआ है तो उसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। तो उन्होंने एग्रीमेंट ही फ्लोटिंग का साइन किया है और फ्लोटिंग का ही बैंक चार्ज कर रही है, तो इनके पास कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो जैसे जो बाकी बैलेंस आउटस्टैंडिंग हो गया है ये फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट बढ़ने के हिसाब से, तो उनको पेमेंट करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई विकल्प नहीं है उसका। तो जी, तो एग्रीमेंट में एग्जैक्टली जो जिस बेसिस पे हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा मूव करेगा। आप उसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। जी बताइए प्लीज। सौरभ जी एक मिनट में बताना चाहूंगा। अगर ये एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं और अगर सपोज फिक्स रेट का है और बैंक ने कुछ गलती करी है डेलिबरेटली या अनइंटेंशनली, तो इनके पास ऑप्शन है कि वो बैंक में जो ब्रांच से लिया है वहां जाके बात करें, उनको एग्रीमेंट बता दें कि देखिए साहब ये फिक्स रेट का लोन है और आपने मेरे को फ्लोटिंग चार्ज किया है, तो वो रिवर्स हो सकता है जो इंटरेस्ट वगैरह चार्ज हुआ है। नहीं, अगर बैंक मैनेजर सुनता है तो वो जो बैंक की वेबसाइट है वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। 4 हफ्ते तक इंतजार करें, अगर बराबर जवाब नहीं आता है या जो जवाब आता है उनसे ये संतुष्ट नहीं है तो जो बैंकिंग लोकपाल है उनको कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब मैं ये और लोगों की जानकारी के लिए भी बता रहा हूं कि सपोज कहीं ऐसा हो गया हो कि भाई आपने आपको दिया फिक्स का और चार्ज फ्लोटिंग का कर दिया हो, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं और ये कंप्लेन का प्रोसेस है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से जो इनिशियल जिस टर्म्स पे जो पूरा एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही वो आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आप आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक पर चलते चलते नजर आज के फंडा पर। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है और आइए अब हम कुछ और प्रश्नों को शामिल करते हैं। अगला प्रश्न जो हम इंक्लूड कर रहे हैं ये कानपुर से है। प्रश्न पूछने के लिए राजीव अग्रवाल साहब इस समय लाइन पर हैं। इनकी तरफ से काफी इंटरेस्टिंग क्वेरी है। आप प्लीज ये बताइए, आपने ये जो HUF अकाउंट का मेंशन किया है और लोन देने की बात, क्या एग्जैक्टली आप सोच रहे हैं, क्या प्लान है आपका, प्लीज बताएं। हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि मैं
मेरा HUF अकाउंट है और मेरा करीब 6 से 6.5 लाख रुपए पर एनएम का रिटर्न देता हूँ मैं जी पिछले 5-7 सालों से। मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ कि एक्चुअली मैंने बैंक से मांगा था, HUF पर लोन मांगा था, बैंक ने मना कर दिया कि हम HUF पर लोन नहीं देंगे और उन्होंने कहा पर्सनल फाइल आपको देनी पड़ेगी। एक्चुअली ड्यू टू सम माय फैमिली प्रॉब्लम आई डोंट वांट टू डिस्प्ले माय पर्सनल फाइल। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी पर्सनल फाइल को ना बताऊं और HUF से लोन लूं, और उन्होंने मना कर दिया। आफ्टर दैट मैंने उनसे ये भी कहा, फिर मैंने फ्लैट खरीद लिया। फिर मैंने कहा कि अच्छा फ्लैट के अगेंस्ट में लोन दे दीजिए, तो उसके लिए भी जब मैंने फ्लैट अपना खरीद लिया है तो उसके अगेंस्ट लोन देने में उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो फ्लैट भी HUF के नाम है। ओके, आपको हम राय दिलवाते हैं। जनरली बलवंत साहब जैसे खुद ही मेंशन कर रहे हैं, अब HUF में बैंक्स का कंफर्ट लेवल जो है आप उसको किस तरह से फिर देखते हैं, क्योंकि इतने कंफर्टेबल बैंक्स नहीं हैं इस फ्रंट पर, और कैसे आप इनको फिर समझाना चाहेंगे ये जिस तरह से जो सोच के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं? देखिए राजीव जी, ऐसा है, नॉर्मली बैंक से वो HUF को होम लोन नहीं देती है, क्योंकि उसमें HUF में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं और हर एक मेंबर का प्रॉपर्टी पे राइट होता है, जैसे उसको को पर्सनल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो मतलब बैंक अपने आप को ऐसा कोई डिस्प्यूट वगैरह में या टेंगल में इन्वॉल्व नहीं करना चाहेगी ओनरशिप का। और वो क्या, ओनरशिप भी बदलती रहती है, जैसे मेंबर नए आते हैं, पुराने और चले जाते हैं, तो बैंक कंफर्टेबल नहीं होती ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को लैंड करने के लिए। तो बस, और वैसे आपने मकान ले लिया है तो बात ही खत्म हो गई है। पर अगर आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है तो भी वो का वही प्रोसेस रहेगा कि आपको HUF के जितने प्रेजेंट मेंबर है उन सबसे NOC वगैरह साइन करवा के बैंक को देनी पड़ेगी, तो बैंक हो सकता है आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे देवे। जी, तो इस तरह से की पूरी प्रक्रिया है और दूसरे मेंबर्स की भी उसमें जिस तरह से कंसेंट चाहिए होगी और इस तरह से पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। हम इसी नोट पर शो को वाइंड अप करेंगे। आपका शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, बलवंत साहब मुंबई स्टूडियो में आने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके जहन में प्रश्न हो, अगर आप शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक जब हम आज ही के दिन फिर से हाजिर होंगे तो बातचीत लोन के बाजार पर होगी। आप अपने प्रश्न इस तरह से हमें मेल कर सकते हैं और ये SMS का जरिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दें, नमस्कार।